This is Gaurav Tripathi and you are watching the Teachers Today. जीएस के सेक्शन में हम प्रिपेयर कर रहे हैं जीएस का आधार, क्योंकि अगर आपको बेस क्लियर है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तब तक उसके आप फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज नहीं रख पाएंगे। तो टीचर्स टुडे आपको जीएस के सेक्शन में 3 अलग अलग कैटेगरीज के जो स्टेप्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं आरंभ। आरंभ में आपको सारे वीडियोस मिल गए हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, ये सब आपको स्ट्रेटजी में वहां मिल रहा है। उसके बाद है आधार, यानी कंप्लीट जीएस के 50 से ज़्यादा वीडियोस में आपको मिलेगा एक पूरा कॉन्सेप्चुअल कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं ना जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ के हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, और अगर पता हो गया क्या पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है ये नहीं पता है, और अगर पता भी हो गया तो कैसे उसे प्रिपेयर करना ये नहीं पता है। अगर प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो डायरेक्ट वो हेलीकॉप्टर की तरह सब्जेक्ट पे या जीएस पे आ रहे हैं, तो फिर ना तो उन्हें कॉन्सेप्ट याद होता है, ना फैक्ट याद होते हैं, ना ही वो लंबे समय तक याद रहते हैं। लेकिन द टीचर्स टुडे आपको ऐसे ही 2 अलग अलग स्टेजेस में सब्जेक्ट को प्रिपेयर करा रहा है, टॉपिक को प्रिपेयर कर रहा है। पहले आधार, फंडामेंटल पूरा क्लियर हो, कहते भी तो यही है कि जीएस प्रिपेयर करना है तो पहले फंडामेंटल क्लियर कीजिए। आप अपना सब्जेक्ट भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं, फंडामेंटल पहले क्लियर करते हैं, तब आप एक फॉरवर्ड स्टेप पे आते हैं। तो पहले आधार से पूरा जीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद अभ्युदय जो तीसरा स्टेप होगा, उसमें आपको फैक्ट, कॉन्सेप्ट और मेमोराइजिंग तीनों के काम किया जाएगा। पहले आधार, सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हुई, अर्बन सभ्यता थी ना, लेकिन उसके पास का जो गांव वाला सभ्यता था वो तो बचा हुआ है, क्योंकि वही तो अनाज देता था। अब सिंधु घाटी जब सभ्यता खत्म होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है वो है आर्यन सभ्यता, और वो आर्य भाषा बोलते थे, इसीलिए उन्हें आर्यंस कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ, आर्यंस आए, और ऐसा भी माना जाता है कि ये कहां से आए, ये पश्चिमी भाग से आए, कैस्पियन सागर के पास से आए, ऐसा माना जाता है। खास बात क्या थी कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। अर्बन सभ्यता तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन खत्म हो गई, तो अब रूरल सभ्यता बची, ग्रामीण सभ्यता बची। और जो सबसे मास्टर बात इनके पास थी वो थी एक सर्टेन लैंग्वेज और लिटरेचर लिखने के लिए जो उनको लिपियों का ज्ञान था, या कह सकते हैं जो अल्फाबेट्स का ज्ञान था उनको, ये उनके लिए एडवांटेज रहा। और एडवांटेज किस बेस पे रहा? क्योंकि जब उनके पास अल्फाबेट्स थे, उनके पास लिखने की शैली थी, तो उन्होंने अपने नॉलेज को रखा, लिख के रखा, जिन्हें हम वैदिक कल्चर कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके बाद उपनिषदों में इसे हम क्या किया गया, लिख के रखा गया। तो वैदिक या आर्यों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है या वैदिक कल्चर से, वैदिक लिटरेचर से मिलती है। और इसीलिए सिर्फ हुई क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी, इन्होंने अपने नॉलेज को लिपियों में लिपिबद्ध किया है। ठीक है, 1000 बीसी के आसपास तो सब कुछ खत्म हो चुका था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो लगभग 2000 बीसी के आसपास जो ग्रामीण सभ्यता थी, जो रूरल एरिया के लोग थे, वो 2 अलग अलग कामों में लग के काम कर रहे थे। एक काम था उनके पास एग्रीकल्चर, और दूसरा था एनिमल हस्बेंड्री। देखते हैं पॉइंट वाइज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने कि 2000 बीसी तक, 2000 बीसी तक भारत में बहुसंस्कृति की रचना। ये बड़ी खास बात है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो रही है ना, तो 2000 बीसी के आसपास पूरे इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे थे, क्योंकि पहले मानव जाति थी। मानव जाति अलग अलग प्रजातियों में कन्वर्ट हुई ड्यू टू द माइग्रेशन। फिर ड्यू टू द माइग्रेशन जो अलग अलग प्रजातियां थी वो अलग अलग जनजातियों यानी स्पेशीज, ट्राइब्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि माइग्रेशन से मिक्सचर हुआ और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुई। आर्य इसी समय कहां से आए? ऐसा माना जाता है कि पश्चिमोत्तर भारत से ये आए। और एक बड़ी खास बात है कि ऐसा होता है कि आर्य आए और मार के द्रविड़ों को नीचे भगा दिया। इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं कि उनमें आपस में बहुत विवाद हुआ। भारतीय इतिहास में यह युग वैदिक एरा कहलाता है, जब आर्य भारत में आ रहे हैं माइग्रेट करके पश्चिमोत्तर भारत से। और इस एरा की हिस्ट्री को अगर जानने का सोर्स है तो वो क्या है? वो वैदिक लिटरेचर है। यही इनकी खास बात है। आर्यंस का जो मास्टर क्लास है वो यही है कि उनके पास लिपि और तब की बात को लिख के रखने की कला थी। भारतीय आर्य भाषा इस एरा की बेस है, आर्य भाषा, इसीलिए इन्हें आर्यंस कहते हैं। आर्यन लैंग्वेज का जो रीजन है, देखिए कहते हैं आर्यन लैंग्वेज रीजन, इसीलिए कहा है कि आर्य भाषा को बोलने वाले जो लोग थे वो कहां थे, क्या रीजन था उनका। तो ऐसे लोग
क्या करते थे, वर्क क्या था इनका, एग्रीकल्चर यानी कृषि क्रिया करते थे, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी ना। और दूसरा काम क्या करते थे, ये एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालते थे। क्लियर। फिर ये लोग विशेष प्रकार के चित्र वाले बर्तनों का उपयोग करते थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। उनको क्या कहते थे, हम मृदभांड कहते हैं, या क्ले या मिट्टी से बनाए गए क्या कहते हैं, बर्तन कहते हैं। तो ये पेंटेड ग्रे वेयर हुआ करते थे, एक तो चित्रित हुआ करते थे, ठीक है, और ग्रे कलर के हुआ करते थे। फिर कुछ को भट्टियों में पका लिया जाता था तो वो रेड कलर्ड हो जाते थे, तो पेंटेड रेड वेयर या चित्रित लाल मृदभांड। जैसे मिट्टी के बर्तनों का ये यूज किया करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिट्टी के बर्तनों का यूज किया जाता है। जब दिवाली आती है तो हम क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तनों का यूज करते हैं। और शायद ऐसा ही माना जाता है कि जो उस समय श्री रामचंद्र जी आर्य थे और उस टाइम मिट्टी के बर्तनों का यूज होता था, दियों का ही यूज हुआ, और फिर वो आज तक कल्चर टाइम टू टाइम शिफ्ट होकर चला आ रहा है। अब देखिए, खास बात यही कहा जाता है ना कि ये कैस्पियन सी है, ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी वाले पार्ट से आर्यंस कहां आए, इंडिया, और फिर कुछ दक्षिण तक आए। खास बात, पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर्यों का जो कल्चर डेवलप हुआ ना, वो पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति के मिक्सचर से डेवलप हुआ। यानी आर्य एक मिक्स संस्कृति है। जो आर्यंस है ना, या वैदिक एरा है जो ना, वो मिक्स संस्कृति है। कुछ तो वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के टाइम का ग्रामीण क्षेत्र था, वो बचा रह गया, और फिर जो नई आर्यंस आए तो इन्होंने मिलके एक नया संस्कृति कल्चर स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने सबको भगा के अपना एस्टेब्लिश किया, नहीं, ये आर्यंस की खास बात इन्होंने मिलके किया। कैसे किया का देखते हैं। आर्यों ने सूक्तों का संग्रह, इन्हीं सूक्तों का संग्रह सरस्वती नदी के क्षेत्र में ऋग्वेद तैयार किया। ऋग्वेद तैयार किया, और कहां पे किया, ये वो सरस्वती नदी का क्षेत्र था जिसका जल बाद में सूख गया। ये वही सरस्वती नदी है जिसे गंगा, यमुना, सरस्वती कहते हैं। ज्योग्राफी से कहती है कि वो जो दिल्ली और उसके आसपास का रीजन था वो अपलिफ्ट हो गया। फिर सरस्वती रिवर का जो रास्ता है वो बंद हो गया, वो राजस्थान की तरफ जाने लगी। घग्घर भी उसे कहते हैं, ऐसा माना जाता है। फिर कहा गया उसका धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो गया, जल सूख गया, क्योंकि उसका रूट ब्रेक हो गया था। तो ये सरस्वती नदी का क्षेत्र है जहां पे सूक्तों को लिपिबद्ध किया और ऋग्वेद तैयार किया। ऋग्वेद ही सबसे ज्यादा जानकारी का स्रोत आर्यों के यही है। फिर स्टार्ट में आर्यंस नोमैडिक थे, खाना बदोश। भाई कोई कहीं पहुंचेगा पहले, जैसे आप ही किसी स्टेशन पे जा रहे हैं तो पहले दिन क्या करते हैं, पहले दिन इधर जाकर कहीं खाना खाएंगे, कुछ करेंगे, नोमैडिक ही तो रहते हैं। तो आर्यंस जब आए यहाँ पे तो स्टार्ट में उनका जो नेचर था वो क्या था, नोमैडिक, घुमंतु टाइप के थे। और जब व्यक्ति, क्योंकि उनका जीवन वहां पर तो था नहीं, धीरे धीरे गांवों में बसने लगे और पूरी तरीके से ग्रामीण हो गए। धीरे धीरे कहां बसे, गांव में बसे और पूरी तरीके से ग्रामीण हो गई। अब ग्रामीण कल्चर में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, भी देखेंगे। हड़प्पन कल्चर को उनके नगरों की खुदाई से जाना जाता है, आर्यन कल्चर को उनके सूक्ताज, जो सूक्त से उन्होंने लिटरेचर तैयार किया ना, उससे जानकारी मिलती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। हड़प्पन को उनकी, क्योंकि उनके पास लिपि ऐसा था नहीं, अभी भी चित्र मिलते हैं, उनके स्टैम्प्स मिलते हैं, तो उससे पता लगता है कि क्या वो कहना चाहते थे, वो क्या कर सकते थे। जैसे आप इमोजीज भेजते हैं ना, हम इमोजीज भेजते हैं तो पता लगता है क्या कहना चाहते हैं। तो ठीक वैसे ही आर्यंस भी हैं, वो भी क्या, सूक्ताज लिटरेचर से उनको, क्योंकि वो लिख के भेजते थे। कुछ लोग क्या है, लिख के भेजते हैं। तो अगर आप केवल इमोजी भेज के काम चला रहे हैं तो आप क्या है, हड़प्पन कल्चर में आप हैं। और अगर आप लिख के भेजते हैं तो आप क्या हैं, आप वैदिक कल्चर वाले हैं। आर्यंस को अपने ये भी इंपॉर्टेंट, आर्यंस को अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के लिए नियम बनाए। ये बड़ी खास बात है, आर्यंस को अलग करती है कि उन्होंने क्या किया, प्रॉपर नियम बनाए। जैसे हड़प्पन कल्चर में समाज या उस सोसाइटी को चलाने के लिए जो लोग थे वो ऊपरी भागों में रह रहे थे, तो यहां पे भी नियम बनाए गए कि ऐसे ही समाज चलेगा। और उन्हीं बातों को, ये जो वेद है ना, उनमें लिखा गया, प्रॉपरली मेंशन्ड है। हम कहते हैं ना, अरे वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसा ही होता है, तो वेदों में लिखा हुआ है ना। समाज, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, नियम नहीं थे। आखिरकार जब इतनी व्यवस्थाएं बनेंगी, कोई ग्रामीण काम करेगा, कोई शहरी काम करेगा, तो क्या होगा, नियमों की जरूरत होगी ना। याद कीजिए, जब हड़प्पन कल्चर हम पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे कुछ गांव से लोग आए सामान लेकर के, कुछ शहरों में कुछ शिल्पकार थे जिन्होंने सामान का अदला बदली किया। अब अदला बदली किया, हिसाब बना तो कुछ लोग गरीब हुए, कुछ लोग अमीर हुए। अब गरीब अमीर के बीच में व्यवस्थाओं को चलाने के लिए नियम बनाए गए।
और ये जो नियम थे ना, रूल थे, तब लिखे नहीं गए थे, यहां पर लिखे गए। द बेसिक डिफरेंस इज दिस। के लिए नियम बनाए, और नियम क्या थे? ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था और अथर्ववेद, इसमें ये नियम लिखे गए। आर्यन सोसाइटी क्या थी? देखिए, आर्य जो थे ना, वो बेसिकली कबीलों की सोसाइटी थी, और ऐसा माना जाता है कि ये कबीले ट्राइब्स थे, जनजातियों में थे, और आपस में लड़ लिया करते थे, फाइट होता था इनमें। और एक खास बात और थी कि आर्यों के साथ रहने वाले जो लोग थे, एवरी कबीला हैज अ सरदार। उन हर कबीले का क्या होता था? एक सरदार होता था, और वो सरदार डेमोक्रेटिक हुआ करता था। बड़ी खास बात है, डेमोक्रेटिक हुआ करता था, और वो सभा और समिति दोनों से अपनी बातें साझा किया करता था। पुरोहित जो था, वो राजा या जो सरदार था ना, सरदार चुना कैसे जाता था? जो ताकतवर हो। क्यों? क्योंकि सरदार को दूसरे कबीलों से उनकी रक्षा करनी होती थी, इसलिए सबसे ताकतवर, पावरफुल जो व्यक्ति होता था, सरदार बनाया जाता था। सरदार डेमोक्रेटिक हुआ करता था। पहले तो वो पुरोहित जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति हुआ करता था, जो टीचर भी था, जो वैद्य भी था, जो राजा को ज्ञान भी दिया करता था, ये सब के साथ जो था, वो क्या करने लगा? वो राजा को समझाता था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो सरदार को समझाता था। अब सरदार डेमोक्रेटिक था, उसने दो अलग अलग, एक समिति, एक सभा। सभा क्या था ना, कुछ जो कह दीजिए चुने हुए लोग थे, उनकी एक सभा हुआ करती थी, जो सब कुछ जानते थे, ज्ञानी लोग, जैसे मंत्री होते ना, बस वही चीज थी सभा। तो कुछ लोगों की एक सभा थी जिनसे राजा मशवरा लिया करता था। और एक पॉइंट है समिति। समिति में कोई भी व्यक्ति राजा को मशवरा दे सकता था, अपनी बात रख सकता था। तो कितना डेमोक्रेटिक टाइम था तब, कि सभा और समिति दोनों ही, सभा मतलब कुछ विशेष लोगों की कमेटी, और समिति मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें कह सकता था, यानी सभी व्यक्ति समिति के अंतर्गत था। योद्धाओं का लीडर सेनानी था। अब उसमें देखिए, राजा अलग है, और जो योद्धा हैं, जो फाइटर्स हैं, उनको लीड करने वाला कौन है? वो एक अलग व्यक्ति है, जिसे सेनानी कहते थे हम। फिर पुरोहित राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह जो कराता था ना, वो पुरोहित कराता था। ठीक है, अलग व्यक्तित्व है एक पुरोहित, जो राजा के लगभग इक्विवेलेंट है, कम नहीं है राजा से, और उसे सलाह देता था। कबीला जो था वो छोटे छोटे ग्रामों में विभाजित हुआ था। कबीले ना, कबीला जो था बड़ा एरिया, छोटे छोटे गांव में विभाजित होता था, और गांव जो था वो प्रत्येक परिवारों में विभाजित होता था। और जो परिवार था ना, वो पेरेंटल था, पितृ समाजी था, पितृ प्रधान परिवार था। यानी जो उस परिवार में सबसे उम्रदराज व्यक्ति हुआ करता था, वही निर्णय लेता था, और उससे नीचे के सभी लोग वो बात मानते थे। तो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी यहां पे। ठीक है, मतलब पेरेंटल कमीशन चला करता था। फादर और फादर के फादर, जो भी सबसे उम्रदराज बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करता था, पुरुष महिला नहीं, वो जो बात कहता था उसे सभी मानते थे। फिर कबीले जो थे उसमें जन भी थे। जन मतलब कौन था? ऐसा सामान्य सिंपल व्यक्ति जो था, वो जन था, उसकी भी बातें मानी जाती थी। बहुत ऊंचा व्यक्ति नहीं था, लेकिन जन था उस टाइम। फिर खाना बदोश जीवन छोड़ने के बाद गांव बड़े हो गए। जब खाना बदोश छोड़ा, धीरे धीरे गांव क्या हो गए? बड़े हो गए, और परिवारों का समूह, जिसे क्या कहते थे? परिवार बने, बड़े बड़े परिवार। तो क्या हुआ? कुल या विश। तो कुल या विश क्या था? विश क्या था? वो जो बड़े बड़े गांव बने, उनमें परिवारों, एक साथ रहने वाले लोगों का परिवार बना, और वही बना क्या? विश। ठीक, खास बात देखिए, कुछ ही लड़कियां पढ़ी होती थी, सबको पढ़ने की इजाजत नहीं थी ना, सबको पढ़ती ही थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। गांव के कार्य क्या थे? दो बेहतर कार्य थे। एक थे खेतिहर था, दूसरा शिल्पकार था। कुछ लोग ताकतवर थे, वो शिकार भी किया करते थे। तीसरा भी काम था, लेकिन बेसिक काम था खेतिहर और शिल्पकार। तीसरा, अतिरेक उत्पादन से व्यापार ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आर्य टाइम में ट्रेडिंग हुआ करता था? आप कहेंगे ट्रेडिंग हुआ करता था, ग्रामीण क्षेत्र था ना, सरप्लस प्रोडक्शन तो होगा ही, और अतिरिक्त उत्पादन होगा तो व्यापार उसको जन्म देगा ही देगा। खेत में कुएं भी हुआ करते थे, नालियां भी बनाई गई, सिंचाई व्यवस्था का ज्ञान था उनको, सिंचाई की जाती थी। पहले जौ की खेती, सबसे पहले किसकी खेती स्टार्ट की गई? जौ की। उसके बाद गेहूं की खेती आई, और फिर बाद में चावल की खेती हुई। सांड और बैल हल में जोते जाते थे। सांड और बैल हल में, उस टाइम के मिली हुई चीजें। तो सांड और बैल क्या होते हैं? ताकतवर, मजबूत। तो उनको हल
जुताई करते थे ना, खेत जुते हुए खेत मिले हुए हैं ना, तो कहां मिल, तो जुताई के साक्ष्य मिले हुए हैं। फिर शिकार करना एक अन्य पेशा था। किसका शिकार करते थे? हाथी का शिकार करते थे, बारहसिंगा का शिकार करते थे और सुअर। ये 3 शिकार वाले जानवर थे, हाथी, बारहसिंगा और सुअर। पशुओं में गाय को बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला था आर्यों के टाइम। मल्टीपल यूज हुआ करता था। बड़े बड़े समारोहों में ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े समारोहों में गाय का मांस परोसा जाता था, खाते थे मतलब आर्यंस। और इसके अलावा गाय के दूध का यूज किया करते थे। आर्यों के प्रमुख भोजन में दूध, घी, मक्खन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। थोड़ा मूल रूप से भारतीय, घोड़ा जो था वो मूल रूप से भारतीय पशु नहीं था। गाय तो थी, घोड़ा नहीं था। घोड़ा आर्यंस ईरान से लेकर आए थे, वो भारतीय नहीं था। इसे ईरान तथा मध्य एशिया से आर्य भारत लाए। ठीक, आर्य समाज में क्षत्रिय था एक व्यक्ति, वो राजा का सरदार का एरिया वाला, सेनानी वाला, वो क्षत्रिय था। पुरोहित और ब्राह्मण दूसरा वर्ग था। तीसरा वर्ग था शिल्पकार और किसान, और चौथा था शूद्र। ये सबसे कमजोर वर्ग था शूद्र। अब ये व्यवस्था काम के आधार पर थी, इसको कोई पर्टिकुलर नाम तब तक नहीं दिया गया था, लेकिन बाद के समय में यही बात आगे बढ़ी और जातीय व्यवस्थाओं का उद्भव हो गया। आर्य स्थानीय लोगों को दास कहते थे या दस्यु। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहां देखिए, दास या दस्यु। तब जो स्थानीय आर्य बाहर से आए, वहां एक स्थानीय लोग थे जो आर्यों के देवी देवताओं रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। उनको आर्यों ने दास या दस्यु कहा। अब दास या दस्यु के साथ आर्यों का झगड़ा नहीं हुआ। आर्यों ने धीरे धीरे, ऐसा कहा जाता है कि आर्यों का लड़ाई हुआ, कुछ जगहों पे भी मेंशन है कि आर्यों का झगड़ा नहीं हुआ। आर्य धीरे धीरे उन्हें दास या दस्यु के साथ रहने लगे। आर्य थोड़े से प्रगतिशील थे तो वो ज्यादा ऊपर हो गए, ये दास या दस्यु नीचे हो गए। तो बाद में ऐसे ही कमजोर लोगों को खरीद फरोख्त शुरू हुआ और दास व्यवस्था शुरू हो गई। तो दास या दस्यु दास नहीं थे शुरू के, ठीक है, वो वहां के लोकल लोग थे, डेवलप नहीं हुए वो। उनसे ज्यादा आर्यन डेवलप हो गए, घोड़े थे उनके पास, कृषि करने की क्षमता थी, लिपि थी, तो वो आगे हो गए, ये कमजोर हो गए। बाद में ऐसे लोगों को खरीद फरोख्त शुरू हुआ और दास प्रथा स्टार्ट हुई। तो दास या दस्यु से आर्यों की लड़ाई नहीं हुई थी, वो उनके साथ एडजस्ट करके रहना शुरू कर दिए थे। अब आर्यों के बारे में कुछ खास बातें और समझ लेते हैं। आर्यों का व्यवसाय क्या था? पशुपालन, मछली पकड़ना, धातु का कार्य करते थे, बढ़ईगिरी करते थे और चमड़े का काम यानी लेदर का काम भी वो जानते थे। वो लकड़ी, कुल्हाड़ी उनके पास थी, जंगल के एरिया में काटते थे, शिकार करते ही थे तो जंगल काटते थे और क्या करते थे, उससे वुड्स का सामान बनाते थे। भारत में लोहे का उपयोग 1000 BC से कुछ पहले हुआ होगा। अरे भाई, लोहे का उपयोग नहीं करते तो तीर कैसे बनाते, भाला कैसे बनाते, तलवार कैसे, चाकू कैसे, कुल्हाड़ी कैसे? कुल्हाड़ी से काम लकड़ियों काटने का था। और ये जो काम था ना, वो सेनानी युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि कबीले थे और कबीले आपस में लड़ा करते थे, क्योंकि इनको एक दूसरे पर अधिकार करना था, अपने साम्राज्य, अपने कबीलों को बड़ा करना था। फिर पुरोहित का काम क्या था? जो राजा के एकदम बराबर का हुआ करता था। क्या काम करता था? मल्टीपल काम करता था। धार्मिक अनुष्ठान किसके लिए? राजा के लिए कराता था। फिर एजुकेटर भी था, शिक्षक भी था, जिसको पढ़ना हुआ करता था वही पुरोहित। लेकिन ऐसा मुश्किल में आ जाए तो जड़ी बूटियों की जानकारी उसे हुआ करती थी, क्योंकि वो वैदिक कल्चर को, जो वेदों को पढ़ा लिखा करता था, या जो भी जानकारियां तो उपलब्ध थी उसको पढ़ता लिखता था, तो वो जड़ी बूटियों को जानता था और दवाइयां भी दिया करता था। तो वो क्या था? वैद्य, एज अ डॉक्टर भी काम करता था। फिर वस्त्र, टखनों तक, ऐसा पुरुष जो था जो टखनों तक पहनते थे कपड़े, ठीक है, और सिर पर पगड़ी पहनते थे, आभूषण भी पहनते थे। हड़प्पा काल में क्या होता था ना, महिलाएं कपड़े पहनती थी और पुरुष जो थे ना, महिलाएं पूरा सब नीचे तक पूरा फुल कपड़ा पहनती थी एकदम, और पुरुष जो था ना, ऐसा शॉल टाइप का बड़ा बड़ा वस्त्र ओढ़ता था। तब भी वहां पे था। आभूषण सीपियों के तब चला करते थे। अभी भी सीपियों के आभूषण जाइए तो तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। तो यहां पे ऑर्नामेंट्स भी बनाने को, और वैदिक जो हड़प्पन कल्चर था तब वो आभूषण बनाते थे। आभूषण बनाने का काम यहां भी था, पहनते थे लोग। फिर खेल बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, खेल या मनोरंजन की व्यवस्था हमेशा से थी, और उस मनोरंजन की व्यवस्था में भी एक कंपल्सरी चीज आपको दिखाएंगे कि रथ दौड़। जब रथ बने थे, सांड और बैल काम करते थे, तो उनकी दौड़ हुआ करती थी। फिर नाच गाना बहुत पसंद था, लोग
नाच गाने में इंटरेस्ट रखते थे। फिर बांसुरी, वीणा और ढोल का प्रयोग किया करते थे उस दौरान। लेकिन एक कंपलसरी बात जो कि हड़प्पन कल्चर में थी और यहां भी थी, वो है जुआ खेलना। ये बड़े लोगों का, हड़प्पन कल्चर में ऐसा जो धनी लोग थे ना, वो जुआ खेला करते थे। यहां पे जुआ खेलना सबसे प्रिय मनोरंजन का काम था। जिनके पास थोड़ा पैसा था तो जुआ खेलना सबसे प्रिय मनोरंजन का काम। आज भी वही स्थिति लगभग कमोबेश है। फूड में देखिए, दूध का यूज करते थे। ये क्या करते थे? दूध का, मक्खन का, घी खूब खाते थे। दूध मक्खन घी, इतिहास में लिखा हुआ, खूब दूध मक्खन घी छक के खाते थे। फल सब्जियां यूज करते थे। मधु और सुरापेय, नशीला पदार्थ था मधु और सुरापेय। लेकिन इससे एक स्टेप आगे, जैसे आज होता है ना देशी और इंग्लिश, तो देशी और इंग्लिश का उस समय भी टाइम था। मतलब सुरापेय था थोड़ा सा नशीला, कम दाम का। उसी समय एक अति विशिष्ट पेय था जिसे हम सोम कहते थे, सोमरस। तो यह अति विशिष्ट पेय सोमरस थोड़ा महंगा हुआ करता था। धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था, सभी को नहीं मिलता था क्योंकि इसे बनाना आसान काम नहीं था। धार्मिक देवता, प्राकृतिक शक्तियां, यानी ये सर्वात्मवादी थे। आज भी बहुत सारे लोग सर्वात्मवादी हैं, हम भी अगड़े हैं ना, लेकिन पीपल को मानते हैं, नीम को मानते हैं, आंवला को मानते हैं, पूजा करते हैं इनकी ना। गाय को मानते हैं, पूजा करते हैं ना इनकी। नदी को मां मानते हैं, पूजा करते हैं इनका। वट वृक्ष और बरगद की पूजा करते हैं। तो तब भी लोग सर्वात्मवादी थे, आज भी हैं। यानी वो मानते हैं नेचुरल पावर्स को। सूर्य को हम जल देते हैं, चंद्रमा को हम छन्नी से देखते हैं। हर काम अभी भी हमारे लिए नेचर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, नदियां, पर्वत, अग्नि, ये सब इनके लिए क्या था? हवन करते हैं ना, अग्नि देवता। तो यही प्रोसेस तब भी था और वही तो वैदिक कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं। जो भी बातें पूजा पाठ अर्चना में हम यूज करते हैं, वैदिक कल्चर का ही यूज करते हैं। ठीक। पुरोहित यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न करता था। पुरोहित का काम होता था कि भैया आप देवताओं को प्रसन्न कीजिए, यज्ञ कीजिए। जब समस्याएं हो, जब बारिश ना हो रही हो, कोई काम बिगड़ रहा हो, ऐसा माना जाता था कि कोई काम बिगड़ेगा, अगर पुरोहित इन देवताओं को प्रसन्न कर देगा तो क्या होगा? तुम्हारा काम बन जाएगा। आज भी होता है, तबीयत खराब होती है, पूजा पाठ भी लोग करते हैं और कहते हैं, उनकी आस्था है कि ये सही हो जाता है। अब इसके बदले पुरोहित को क्या मिला करता था? इतने बड़ी बड़ी समस्याएं पुरोहित हल किया करता था, तो उसको स्वर्ण, आज भी है, स्वर्ण, पशु, घोड़े, वस्त्र दान किए जाते थे। यही व्यवस्था आज भी है और हम लगातार उन दान की व्यवस्थाओं को अभी भी यूज कर रहे हैं और बना रहे हैं। ये थी आर्यन और वैदिक कल्चर। ध्यान दीजिए, अभी हम वैदिक लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, वो एडवांस वाले सेक्शन में है। अभी हमने बेसिक फंडामेंटल समझ लिया हड़प्पन कल्चर का और वैदिक कल्चर का। कौन थे आर्य, क्या काम करते थे, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, व्यवसायिक स्थिति क्या थी। अब हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इससे आगे का टाइम पीरियड। गुड बाय।